Hello students, this is our lecture number 5, chapter number 1, sets. हमने लास्ट लेक्चर में किया था टू जो हमारे पास सेट्स है उनसे रिलेटेड वेन डायग्राम के बाद में हमने उनसे रिलेटेड कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट के फॉर्मूलाज भी बनाए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, ओके, उनसे रिलेटेड। तो आज हम ये सारी बातें करेंगे 3 सेट्स के लिए। तो 3 सेट के लिए भी हम फॉर्मूलाज बनाएंगे और वो बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे। मतलब ये नहीं कि फॉर्मूलाज याद करना है, बनाने हैं, बनाने का तरीका सीखना है। तो बनाने का तरीका अगर सीखोगे तो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तो ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। सो आज हम 3 सेट से रिलेटेड जो हमारे फॉर्मूलाज बन सकते हैं, अप्रोक्स हम 9 to 10 फॉर्मूलाज बनाएंगे और उन सारे फॉर्मूलाज को केवल वेन डायग्राम से बनाएंगे। तो बनाने का जो तरीका है उस पर बहुत ज़्यादा सावधानी से समझना कि मैं किस तरह से वो फॉर्मूलाज बना रहा हूँ, तो उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। क्योंकि हमने 3 सेट से रिलेटेड अगर स्टार्ट किया है तो 3 सेट की एक बार हम जो वेन डायग्राम है उसका बात कर लेते हैं कि उसमें कौन सा पार्ट किसको शो करता है। तो जैसे मान लो कि ये मेरा है यूनिवर्सल सेट और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास 3 सेट है, ए, बी एंड सी। तो ये है ए, ये पार्ट है बी और इस पार्ट को बोलेंगे हम सी। क्योंकि आज हम केवल और केवल फॉर्मूलाज बनाना सीखेंगे, उसका जो यूजेज है, उसके जो क्वेश्चंस है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और उसके क्वेश्चंस को किस तरह सोल्व करना है वो केवल फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे तो हम वेन डायग्राम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कि क्वेश्चन हमारा मार्किंग ज़्यादा रहता है तो हमें बाय फॉर्मूला ही उसे सॉल्व करना है। और वैसे भी ये फॉर्मूलाज तो आगे जाकर प्रोबेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो ध्यान से समझना। सो जैसे मान लो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास ये 3 सेट है, ए, बी और सी। तो अब मैं इसमें बताता हूँ कि कौन कौन सा पार्ट किसको शो करता है। अगर हम ए के सर्कल की बात करें तो ये पूरा जो सर्कल है ये पूरे ए को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये वाला सर्कल बी को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला सर्कल सी को। लेकिन अगर हम केवल और केवल इस डिपार्टमेंट की बात करें, ये वाला पार्ट जो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग एक बार दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मैंने ओवर राइटिंग किया है, अगर मैं केवल और केवल इसको ऑब्जर्व करूँगा तो इसको बोला जाएगा ओनली ए, क्योंकि इसके अंदर ए के पार्ट है लेकिन इसके अंदर बी का कोई भी एरिया नहीं है और साथ में सी का भी कोई एरिया नहीं है, तो इस पार्ट को बोला जाएगा ओनली ए। इसी तरह से अकेले बी का जो हमारे पास पार्ट है वो ये वाला माना जाएगा और इसको बोला जाएगा ओनली बी। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे ओनली बी। और इसी तरह से ये जो सी के पास पार्ट है ये वाला बोला जाएगा ओनली सी। तो ये होगा ओनली सी वाला पार्ट। ये जो हमारा बिल्कुल मिडिल में पार्ट है, ये मिडिल में पार्ट है जो ए के अंदर भी है, ये बी के अंदर भी है और ये सी के अंदर भी है। मतलब इसको बोलेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे मिडिल वाला जो पार्ट है वो तीनों का इंटरसेक्शन है, तीनों का कॉमन पार्ट है और इसको वो रिप्रेजेंट किया जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन अगर हम इन दो के बीच में की बात करें कि ए और बी, बी और सी, ए और सी, तो जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो पूरा पार्ट है ए और बी के बीच में आ गया, जिसमें ये तीनों का जो कॉमन है वो भी शामिल है। अगर हम इसको देखें तो इसको लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये ए और बी दोनों के बीच में कॉमन जो चीज़ है उसको काम में ले रहा है। अगर मैं सी के सर्कल को हटा दूँ तो मेरे पास ये ए और बी इन दो का ही सर्कल लिखेगा और इन दोनों सर्कल में जो कॉमन पार्ट है, जो बीच वाला कॉमन एरिया है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी से। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बी और सी के बीच में भी अगर कॉमन पार्ट की बात करें तो ये हमारे पास ए है, ये बी और ये सी। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि बी और सी के इंटरसेक्शन यानी उन दोनों की कॉमन एलिमेंट की बात करता है। तो ये हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट ये हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरह शेड करते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, तो ये ए, बी और ये सी। तो अगर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से, ओके, तो इसमें एक बार नोटिस करके देखो कि कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। इसमें दो के कॉमन आ रहे हैं, तीनों के कॉमन भी आ रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल नहीं आ रही। मतलब एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ कि ये क्या है। ओके,
जैसे हमारे पास मान लो कि हमने 3 गेम सेलेक्ट किए, एक तो हमारे पास क्रिकेट, दूसरा फुटबॉल और तीसरा टेनिस। तो यहाँ हमारे पास में 3 गेम है और इन तीनों गेम के लिए हम किसी क्लास के अंदर जाकर वहाँ से कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन करने पर मान लो कि ये बोला जाता है कि भैया ऐसा कौन सा, ऐसे कितने पर्सन हैं जिनको तीनों गेम में इंटरेस्ट है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास में ये बोला जाता है कि क्रिकेट जिन लोगों को पसंद है वो है मेरे पास में 20, जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो मेरे पास है 15, जो टेनिस पसंद करते हैं वो लोग हैं मेरे पास में 10। ओके, उसके बाद में ऐसे भी है जिनको क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में अपना नाम लिखवाना था। ओके, तो क्रिकेट और फुटबॉल में जो कॉमन नाम है वो जैसे गिवन है हमारे पास 3। देन फुटबॉल और टेनिस इन दोनों में जिन्होंने नाम दिए वो भी हमारे पास थे 3। देन टेनिस और क्रिकेट इन दोनों में जिन्होंने नाम दिए वो थे हमारे पास में 2। और ऐसे भी थे जो क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल इन तीनों के अंदर नाम दे रहे थे। और वो जैसे मान लो कि वो बच्चे थे, हमारे पास केवल एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने तीनों में नाम दे दिया। तो अब अगर मैं इन सबको यहाँ पर एंट्रीज दूँ कि किसको कहाँ पर लिखा जाना चाहिए, ये एक जो स्टूडेंट है उसको मैं कहाँ खड़ा करूँगा, क्रिकेट और फुटबॉल वाले को कहाँ खड़ा करूँगा। तो मैंने ग्राउंड के अंदर ये 3 सर्कल बना दिए। इस सर्कल के अंदर मैं उन बच्चों को रखूँगा जो क्रिकेट पसंद करते हैं, ये फुटबॉल वालों का है, ये टेनिस वालों का है, ये फुटबॉल और टेनिस के कॉमन वालों का है, ये क्रिकेट और टेनिस के कॉमन वालों का है, ये क्रिकेट और फुटबॉल के कॉमन वाले, और यहाँ तीनों के कॉमन। ठीक है, तो अगर हम इन सारे स्टूडेंट को ग्राउंड के अंदर ले जाकर इन तीनों सर्कल में खड़ा करें तो किस तरह से रख सकते हैं। सबसे पहले हम इस एक बच्चे को यहाँ पर सेटल करेंगे जो कि तीनों गेम को पसंद करता है। तो उसको तीनों गेम के सर्कल का जो बिल्कुल कॉमन पॉइंट है, कॉमन जो एरिया है जो तीनों के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसके अंदर उस एक बच्चे को ले जाकर खड़ा कर देंगे कि भाई ये क्रिकेट के सर्कल में भी है, ये फुटबॉल के सर्कल में भी है और ये टेनिस के सर्कल में भी है, क्योंकि इसको तीनों तरह के गेम पसंद आते हैं। ठीक है, फिर इसका तो बात हो गया। अब हम दो पर पहुँचते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल ये 2 गेम एक साथ पसंद करने वाले हैं 3 स्टूडेंट, तो जिनको क्रिकेट भी बहुत अच्छा लगता है, फुटबॉल भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कितने बच्चे थे हमारे पास, 3 स्टूडेंट्स थे। तो 3 बच्चों को मुझे क्रिकेट और फुटबॉल के कॉमन एरिया के अंदर खड़ा करना है, लेकिन उनमें से एक बच्चा तो ये पहले से ही है ना, क्योंकि इसको तो क्रिकेट भी पसंद था, फुटबॉल भी और टेनिस भी, तो इसको तो तीनों के तीनों गेम पसंद थे। तो क्योंकि ये मत कह देना कि क्रिकेट की 20 है तो यहाँ 20 को खड़ा करूँगा, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट पसंद करने वाले 20 है, उनमें से कुछ को फुटबॉल भी तो पसंद होगा और उनमें से कुछ को टेनिस भी पसंद होगा। इसलिए ऐसा बात नहीं है कि बस यहाँ 3 है तो यहाँ 3 खड़ा कर दो, नहीं भाई, इस तरह से नहीं है। तो क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करने वाले 3 हैं, उन 3 में से एक बच्चा ऐसा भी है जो टेनिस भी पसंद कर रहा है। इसलिए क्रिकेट और फुटबॉल का जो कॉमन एरिया है उसमें आएंगे केवल 2, क्योंकि एक तो यहाँ पहले से ही है और 2 यहाँ और कर दूंगा। तो क्रिकेट और फुटबॉल के जो कॉमन एरिया में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो अपने आप ही 3 हो जाएंगे, क्योंकि 2 बच्चे यहाँ पर, एक बच्चा ये रहा, क्योंकि इसको तो टेनिस भी आता है, ये तो टेनिस भी पसंद करता है। तो टोटल मेरे क्रिकेट और फुटबॉल के कॉमन वाले बच्चे हो गए 3। अब हम फुटबॉल और टेनिस पर जाते हैं कि फुटबॉल और टेनिस टोटल मिलाकर 3 बच्चों को पसंद है। तो फुटबॉल और टेनिस का ये जो पूरा का पूरा कॉमन डिपार्टमेंट है इसमें 3 बच्चे रहेंगे। 3 बच्चों में से एक बच्चा तो ये रहा, मतलब फुटबॉल और टेनिस का कॉमन जो है यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1। सो टोटल जो स्टूडेंट हो गए वो हो गए हमारे पास में 3। तो ये 3 बच्चे थे जिनको फुटबॉल और टेनिस दोनों पसंद था, लेकिन उनमें से एक बच्चा ऐसा भी था जो क्रिकेट को भी पसंद करता है। देन उसके बाद में हम लेते हैं टेनिस और क्रिकेट। तो टेनिस और क्रिकेट, अगर टेनिस और क्रिकेट देखें तो 2 बच्चों को पसंद है एक साथ। तो टेनिस और क्रिकेट के इस कॉमन एरिया के अंदर टेनिस और क्रिकेट का कॉमन एरिया केवल ये वाला नहीं है, ये जो तीनों का इंटरसेक्शन है ये भी काउंटेड है। तो क्रिकेट और टेनिस का कॉमन एरिया ये वाला है जिसके अंदर 2 बच्चों को हमें रखना है। 2 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जो फुटबॉल भी खेलता है, मतलब एक ही बच्चा फिर यहाँ पर बचेगा मेरे पास। तो ये तो हमने इनके इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं सिंगल टर्म पर पहुँचता हूँ। क्रिकेट पसंद करने वाले टोटल मेरे बच्चे हैं 20, मतलब इस क्रिकेट के टोटल सर्कल के अंदर 20 बच्चे होने चाहिए
टोटल सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, इधर इधर वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा। इनको काउंटेड करते हुए 20 होने चाहिए कि क्रिकेट के टोटल जो सर्कल में बच्चे हैं वो 20 होना चाहिए। 20 में से 4 बच्चे तो पहले से ही आ गए, मतलब बाहर की तरफ कितने बचेंगे 16। और ये 16 स्टूडेंट क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि इनको फुटबॉल और टेनिस में कोई लगाव नहीं है, इनको केवल और केवल क्रिकेट ही पसंद है, क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं। तो ओनली क्रिकेट हम इसे कह सकते हैं, ओनली क्रिकेट। ठीक है, देन फुटबॉल की बात करते हैं। फुटबॉल पसंद करने वाले 15 स्टूडेंट हैं और वो 15 स्टूडेंट हमारे पूरे फुटबॉल के सर्कल के अंदर आने चाहिए, जबकि यहाँ तो पहले से ही 5 स्टूडेंट तो आ गए, तो 5 आ गए तो टोटल 15 होने चाहिए। तो फिर अकेले फुटबॉल खेलने वाले होंगे हमारे पास केवल 10। तो ये 10 स्टूडेंट ये कहेंगे कि हमें क्रिकेट और टेनिस से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो केवल और केवल फुटबॉल पसंद है। ओके, उसके बाद हम अकेले टेनिस की बात करते हैं। तो टेनिस खेलने वाले जो टोटल स्टूडेंट है वो है 10। तो टेनिस वाला जो पूरा सर्कल है उसके अंदर हमारे पास आने चाहिए 10 स्टूडेंट। अब जैसे टेनिस के अंदर हमारे पास 4 बच्चे तो पहले से ही है, मतलब बाहर की तरफ बचेंगे 6 स्टूडेंट, और ये 6 स्टूडेंट ये कहेंगे कि हमें केवल टेनिस पसंद है, हमें क्रिकेट पसंद नहीं है, हमें फुटबॉल पसंद नहीं है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। 3 जो हमारे पास में सेट्स होंगे उनसे रिप्रेजेंट वेन डायग्राम के अंदर जब हम एलिमेंट को शो करेंगे तो एलिमेंट को इस तरह से शो करेंगे। अब इसके अंदर अगर हम ये देखें कि भाई ऐसे स्टूडेंट बता दो जिनको केवल और केवल एक ही गेम पसंद है, दूसरा गेम आता ही नहीं है उनको, बस एक ही गेम पसंद है। तो अगर केवल एक ही गेम के लिए आता है ओनली, अगर ओनली 1 गेम के लिए आता है तो ओनली एक गेम कौन कौन खेल रहा है भाई, ये 16 बच्चे हैं जो केवल क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको फुटबॉल और टेनिस में कोई लगाव नहीं है। फुटबॉल वाले केवल 10 स्टूडेंट है जो फुटबॉल खेल रहे हैं, ओनली एक ही गेम है। और ये टेनिस के लिए भी केवल 6 स्टूडेंट है, तो ओनली 1 गेम के लिए बाहर वाले जो हमारे पास टर्म्स हैं इनको काउंट कर लेंगे 16 + 10 + 6, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 32। और अगर ये बोला जाए कि ओनली 2 गेम्स, केवल और केवल 2 गेम खेलते हैं, ना तो 2 से कम खेलते हैं ना 2 से ज़्यादा खेलते हैं, तो केवल 2 गेम खेलने वाले ये 2 गेम खेल रहा है क्रिकेट भी और फुटबॉल भी, ये 2 गेम खेल रहा है क्योंकि फुटबॉल और टेनिस, और ये 2 गेम खेल रहा है क्रिकेट और टेनिस, ये तो 3 गेम खेल रहा है भाई। तो अगर 2 गेम का हम देखें तो 2 गेम का डिपार्टमेंट है, ये 2 और ये 1, अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो 2 गेम वाले जो स्टूडेंट है वो भी आ जाएंगे। तो इस तरह से इस वेन डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, और इसी वेन डायग्राम की हेल्प से अब हम इसके बनाएंगे फॉर्मूलाज। तो अब इसके फॉर्मूलाज पर बहुत ज़्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करना है इसको। ये हमारे पास 3 सेट है और साथ में यूनिवर्सल सेट है। तो सबसे पहला हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं A यूनियन B यूनियन C, मतलब यूनियन का तो यही होता है कॉमन भी एक्स्ट्रा भी सब कुछ आना चाहिए। तो यूनियन के अंदर A B C के कॉमन भी आएंगे, 2 के कॉमन आएंगे, तीनों के कॉमन आएंगे, अकेले जो एलिमेंट है वो भी आएंगे, तो वो कॉमन भी आएगा, एक्स्ट्रा भी आएगा, सब कुछ आएगा। मतलब सारे एरिया को मुझे एक बार गिनना है, ये वाला एक बार आना चाहिए, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये सारे एरिया एक बार आने चाहिए। तो ठीक है, हमने सबसे पहले ए को काउंट कर लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है, ए के अगर एलिमेंट काउंट कर लिए तो ए के इन एलिमेंट को भी गिन लिया मैंने, इस एलिमेंट को भी गिन लिया, इस एलिमेंट को भी गिन लिया, इस एलिमेंट को भी गिन लिया, इन सबको मैंने एक एक बार गिन लिया। ठीक है, अब मैं प्लस कर दूंगा इसके अंदर, बी के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनको सबको। तो बी सर्कल के अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे काउंट किए, तो मैंने इसको एक बार काउंट कर लिया, इसको भी एक बार काउंट कर लिया, इसको एक बार काउंट किया, और इसको भी मैंने एक बार काउंट कर लिया है क्योंकि मैंने बी को काउंट किया। तो बी को काउंट करते टाइम पे मैंने इनको भी गिन लिया उसमें, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर प्लस कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, तो सी के एलिमेंट काउंट हो गए, तो मतलब सी सर्कल के अंदर वाला जितना भी एरिया है वो हर जगह एक एक बार गिनती में आ गई। तो ये वाला एरिया एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार। भाई बात तो एक बार हुई थी, मैंने तो कई जगह को 2 बार गिन लिया और इसको तो मैंने 3 बार गिन लिया। ठीक है, तो जो 2 बार है उनको एक एक बार कम कर दो और क्या। तो जो 2 बार हमने काउंट किया उसको एक एक बार में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन हटा दूंगा तो इंटरसेक्शन केवल ये इतना सा नहीं है,
इंटरसेक्शन ये वाला है, ए और बी के बीच में कॉमन। तो इस एरिया को मैंने एक बार हटा दिया, तो एक बार हटाने से ये वाला एरिया एक बार हट गया और ये वाला एरिया भी एक बार हट गया। इसमें से अब मैं ये जो बी और सी के बीच में कॉमन है इसको हटा देता हूँ एक बार। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उसमें मैंने ये वाला एरिया एक बार माइनस कर दिया, इस वाले के जो नंबर है वो भी एक बार माइनस कर दिया। उसके बाद जो ए इंटरसेक्शन सी है उसको एक और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। तो माइनस करेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है इस एरिया के अंदर जितने एलिमेंट है वो सब एक एक बार माइनस होंगे। तो ये एक बार हट गया है माइनस होकर, ये भी एक बार हट गया माइनस होकर। मतलब ये वाला डिपार्टमेंट अब केवल एक ही बार काउंटेड है, ये भी एक बार, ये भी एक बार। इसको तो एक बार काउंट तो करो, इसको तो मैंने 3 बार काउंट किया था, तीनों बार ही हटा दिया। मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो तो इसमें काउंट ही नहीं हुए। तो अभी मुझे उसको भी एक बार काउंटिंग करना है, इसलिए मैं उसे अब अलग से एक बार प्रेस करूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये है मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला, जो ये कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस बी प्लस सी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी और प्लस करना होगा मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, देन नंबर 2 फॉर्मूला की बात करते हैं और नंबर 2 फॉर्मूला है हमारे पास ओनली ए। तो अगर हम ओनली ए को काउंट करेंगे तो किस तरह से उसका फॉर्मूला लिखना होगा, ध्यान से देखना। अगर मुझे ओनली ए को काउंट करना है तो ओनली ए का मतलब है कि कोई बी काउंट नहीं होना चाहिए, सी काउंट नहीं होना चाहिए, केवल ए का जो बार बार का सर्कल है ये काउंट होना चाहिए, बस ये वाला। इस सर्कल के अलावा बाकी सब कुछ गायब कर दो। ओके, इस सर्कल के अंदर ये वाला जो शेडिंग पार्ट है बस वो शेडिंग पार्ट आना चाहिए और कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, अगर मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिख दिया तो इसका मतलब मैंने इस पूरे सर्कल को गिन लिया, और सर्कल को गिन लिया तो सर्कल में से 1 2 और ये 3, इन 3 डिपार्टमेंट को हटा दो। अगर ये 3 पार्ट हट जाते हैं तो केवल मेरा बार बार वाला ये वाला पार्ट बचेगा। तो ए वाला मैंने सर्कल पहले पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिखा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का मतलब है ए के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट, उसमें से ये 3 जगह को मुझे हटाना है। तो 3 जगह को हटाना है, तो अगर मैं इस जगह की बात करूँ तो इस जगह का नाम है ए इंटरसेक्शन बी। तो उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ए इंटरसेक्शन बी को। ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैंने हटा दिया तो इसका मतलब मैंने ये भी हटा दिया है, ये भी हटा दिया, दोनों एक साथ हट गए। अब इस जगह को हटाऊंगा तो इस जगह का नाम जो है, खैर मुझे यहाँ तक पूरा लेना पड़ेगा, इसका इंडिविजुअल नाम तो है नहीं, इसको मुझे पूरा लेना पड़ेगा। ये है हमारे पास में ए इंटरसेक्शन सी। तो अब इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी को हटाने के साथ साथ ये भी हटेगा, ये भी हटेगा। इसको भाई एक बार माइनस करना था, मैंने तो 2 बार कर दिया। देखो ये एक बार माइनस हो गया, ये एक बार माइनस हो गया, लेकिन ये तो 2 बार हो गया क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी हट चुका, ये ए इंटरसेक्शन सी के साथ भी। तो एक बार वापस प्लस तो करो, इसको 2 बार माइनस कर दिया, तो एक बार मैं इसे फिर से प्लस कर दूंगा ताकि वो काउंट एक ही बार माना जाएगा फिर। ओके, तो ये है मेरे पास ओनली ए का फॉर्मूला। और बिल्कुल इसी सिमिलर वे में मैं ओनली बी का भी फॉर्मूला जो है वो बना सकता हूँ। सो अगर मान लो कि ओनली बी का मुझे फॉर्मूला बनाना है तो ओनली बी का मतलब माना जाएगा केवल ये बी का जो बार बार वाला शेडिंग पार्ट है केवल वो। तो उसके लिए पहले मैं बी का पूरा डिपार्टमेंट काउंट कर लूँगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और उसमें से 1 और ये 2, इन 2 पार्ट को मैं हटा दूँगा। वैसे तो बी के सर्कल के अंदर से 1 2 और ये 3 चीज़ें गायब होनी चाहिए। तो 3 चीज़ें गायब करने के लिए पहले तो मैं इसको हटाता हूँ, इसको हटाने पर माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। ए इंटरसेक्शन बी को हटाने का मतलब ये हट गया, ये हट गया। अब इसको मुझे हटाना है, इसको हटाने के लिए भी मेरे को ये बी इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अगर हम बी इंटरसेक्शन सी को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे ये वाला और ये वाला दोनों पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसको एक बार माइनस कर दिया, इसको एक बार, लेकिन इसको तो 2 बार माइनस कर दिया। तो 2 बार माइनस किया तो करना तो एक ही बार था, तो एक बार इसे वापस से प्लस कर दो। तो इसका नाम प्लस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ओके, तो ये बन गया हमारा ओनली बी। और बिल्कुल इसी सिमिलर वे में एक बार फिर से बताता हूँ मैं ओनली सी। तो ओनली सी के थ्रू भी उन पिछले वाले दोनों को समझने की कोशिश करना। तो ओनली सी का मतलब है केवल ये सी के बार बार वाला जो शेडेड पार्ट है वो, और उसको काउंट करने के लिए सी वाला जो सर्कल है उसके अंदर से 1 2 और ये 3, इन 3 पार्ट को हमें हटाना है। तो पहले तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी काउंट करता हूँ, जिससे सी वाला जो पूरा सर्कल है ये पूरा सर्कल काउंट हो जाएगा। अब इसमें से मैं एक बार तो ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये वाला डिपार्टमेंट है मेरा बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट कर दे, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब मैं ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करूँगा तो उसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा मुझे ए इंटरसेक्शन सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी,
तो ए इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट करते टाइम पर ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो ये दोनों पार्ट तो एक एक बार सब्ट्रैक्ट हुए जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला पार्ट तो 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, उसको तो एक ही बार सब्ट्रैक्ट करना था, तो इसलिए एक बार मैं उसको प्लस कर दूंगा ताकि वो सब्ट्रैक्शन एक ही बार बना जाएगा। तो ये बिल्कुल तीनों के तीनों बिल्कुल सिमिलर वे में हमारे पास बनाए हुए हैं, ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी। ओके, देन उसके बाद में नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 में हम पढ़ेंगे ए एंड बी बट नॉट सी। मतलब ए और बी तो आने चाहिए लेकिन सी नहीं आना चाहिए। चलो इसका अब एक बार डायग्राम ऑब्जर्व करते हैं कि ये कौन से डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा या फिर किस तरीके का मुझे दिखाई देगा। तो इसमें ए और बी आने चाहिए लेकिन सी नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे पास है ए सर्कल, देन हमारे पास है बी सर्कल और उसके बाद में हमारा सी सर्कल, और इसमें आना चाहिए ए एंड बी बट नॉट सी। तो ए एंड बी बट नॉट सी, तो मतलब ए और बी तो दिखाई देने चाहिए, काउंट होने चाहिए, लेकिन सी को तो टच ही नहीं करना। सी वाला डिपार्टमेंट बिल्कुल भी काउंट नहीं करना, सी तो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको बनाने का बहुत आसान फॉर्मूला है कि हमारे पास ये जो पूरा पार्ट होता है ना, पूरा शेडेड पार्ट, ये पूरा शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी यूनियन सी को। तो जो ए यूनियन बी यूनियन सी है, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है ए बी और सी का कॉमन बी, एक्स्ट्रा बी, यानी सब कुछ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी पूरे इन तीनों सर्कल को एक साथ कंबाइन कर देता है, तो उसमें सी वाला सर्कल हटा दो और क्या, बस ए और बी बच जाएगा। तो इसको हम काफ़ी आसानी से लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो अगर सी नहीं आना चाहिए तो सी को हटा दो उसमें से, और बिल्कुल इसी वे में हमारा 6 बनेगा ए एंड सी बट नॉट बी। तो इस बार बी को हटाना तो ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी में से इस बार बी को हटा देंगे, और इसी तरीके से हमारा बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सॉरी बी एंड सी, बी एंड सी बट नॉट ए। तो इस बार नॉट ए, ए नहीं आना चाहिए, तो हम इस बार ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो इस बार मैंने ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये तो हमारे हो गए 7 नंबर ऑफ फॉर्मूलाज। उसके बाद में अब हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली 1 एलिमेंट। तो केवल और केवल एक ही काउंट करना है, दूसरा और तीसरा काउंट नहीं होना चाहिए। और फिर हम काउंट करेंगे एटलीस्ट 2, एग्जैक्टली 2। ओके, सो अब हमारे पास 3 और बचे हैं, तो इनको एक बार मैं रफ कर रहा हूँ। जहाँ तक भी इन सारे फॉर्मूलाज को एक बार खुद बनाने की कोशिश करना वेन डायग्राम की हेल्प से, तभी ये कुछ बन पाएगा। और हाँ, याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको रटना नहीं है, समझना है, समझकर बनाना सीखना है। ओके, सो अगले फॉर्मूला की बात करते हैं हम। सो अगला हमारा एग्जैक्टली 1। सो अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे एग्जैक्टली 1 के लिए। एग्जैक्टली 1 साइड आना चाहिए, दूसरा साइड नहीं आना चाहिए। तो एग्जैक्टली जो 1 साइड है उसका जो शेडिंग पार्ट है, उसका जो वेन डायग्राम है, वो किस तरह शो होगा उसको एक बार हम देखते हैं। सो एग्जैक्टली 1 साइड होना चाहिए। तो एग्जैक्टली 1 होगा, जैसे हमारे पास ये सेट ए है, ये सेट बी और ये हमारे पास सेट सी। तो एग्जैक्टली 1 का जो पार्ट है वो एक तो ये है, ये वाला भी है और ये वाला है। ये तीनों पार्ट ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 1 में काउंटेड होंगे। तो एग्जैक्टली 1 होंगे, इसमें कोई दूसरा सेट काउंट नहीं है, इसमें केवल और केवल ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, इन तीनों को कह सकते हैं। तो इसको हम काउंट करेंगे। अगर हम पूरा का पूरा यूनियन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यूनियन को फाइंड आउट करने का मतलब है ये पूरा का पूरा एरिया काउंट हो गया। उस पूरे एरिया में से मुझे क्या क्या हटाना है, ये पार्ट हटाना है, ये बीच वाला पार्ट हटाना है, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट। अगर इन 4 पार्ट को मैं हटा दूँ, ये 4 पार्ट हट जाए इसमें से, तो मेरे पास ये पार्ट बच जाएगा। तो मैंने तीनों का यूनियन निकाल रखा है। सबसे पहले मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इसको, ए इंटरसेक्शन बी को। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया ए इंटरसेक्शन बी को। देन उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको बी इंटरसेक्शन सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। देन उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला पार्ट जो होगा हमारा ए इंटरसेक्शन सी। तो इनको सब्ट्रैक्ट करते टाइम पर मैंने इसको एक बार सब्ट्रैक्ट किया, उसमें ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट किया, उसमें ये भी सब्ट्रैक्ट हुआ, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट किया, ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया। मतलब मेरे पास में ये जो बीच वाला एरिया है, ये तीनों बार मैंने इन तीनों में सब्ट्रैक्शन में शामिल कर दिया। मतलब ये तो 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। सब्ट्रैक्ट एक बार करना था, मैंने 3 बार कर दिया, तो ठीक है, एक बार उसे वापस प्लस कर दो। तो सॉरी 2 बार प्लस कर दो, क्योंकि 3 बार मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। माइनस में 1 होना चाहिए जबकि माइनस में 3 है, तो प्लस में 2 ले आओ। तो अब मैं उसे 2 बार प्लस कर दूंगा। सो प्लस कर देंगे 2 टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
तो ये माना जाएगा हमारे पास में एग्जैक्टली वन सेट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट। देन नंबर 9 हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू सेट्स। अब हमारे पास एग्जैक्ट केवल 2 ही सेट काउंट होने चाहिए, 2 सेट के अलावा कोई भी काउंट नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली 2 सेट का जो हमारा वेन डायग्राम है वो किस तरह शो करेगा। सो जैसे हमारे पास में ये है यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर हमारे पास ये सेट ए, दूसरा सेट बी और तीसरा हमारे पास सेट सी। तो अगर हम एग्जैक्टली 2 के लिए देखें तो एग्जैक्टली 2 सेट काउंट हो रहे हैं, एग्जैक्ट 2 से कम नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं। ओके, सो ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये शो करेगा एग्जैक्टली 2 को, तो ये एग्जैक्टली 2 है। ओके, ये बीच वाला जो पार्ट है उसको काउंट नहीं करना क्योंकि वो तो 3 सेट में काउंट हो रहा है। तो अगर हम एग्जैक्टली 2 सेट को काउंट करेंगे तो एग्जैक्टली 2 सेट के लिए पहले तो मैं 1, 2 और 3 इन तीनों को प्लस कर देता हूँ क्योंकि ये 3 डिपार्टमेंट मेरी गिनती में आने चाहिए। इसका नाम अलग से तो है नहीं, अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो ये दोनों मुझे एक साथ काउंट करने पड़ेंगे। तो एक बार मैं लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस में लिखेंगे हम बी इंटरसेक्शन सी और प्लस में लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन सी। और ऐसा करने से मैंने क्या किया, ऐसा करने से मैंने इसको एक बार काउंट किया, इसको एक बार, इसको एक बार, लेकिन ये तो तीनों में गिनती आ गया, मतलब 3 बार काउंट हो गया। मुझे तो एक बार भी नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए नहीं मुझे ये, तो 3 बार काउंट हो गया, तो तीनों बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 3 टाइम करेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने इसे तीनों बार ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन उसके बाद नंबर 10 है हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एटलीस्ट 2। तो हमारे पास है एटलीस्ट 2 सेट्स, मतलब कम से कम 2 सेट में काउंट होने चाहिए, 2 के अलावा 2 से ज़्यादा में भी काउंट होनी चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम या उससे ज़्यादा तो हो ही सकता है। तो एटलीस्ट 2 यानी कम से कम 2 सेट और 2 से ज़्यादा तीसरा सेट भी मुझे इस बार गिनती में लेना है। तो ये वाला भी अगर गिनती में लेना है तो सेम फॉर्मूला के साथ चले जाओ। इसको मैंने पिछली बार तीनों बार ही हटा दिया था, अब 2 बार हटा दो क्योंकि ये 3 बार काउंट हो गया था ना। तो अगर मुझे एक बार उसे काउंट करना तो 2 बार हटा दो, इस बार तीनों बार माइनस मत करो, एक बार उसे रख लो। तो इसका जो फॉर्मूला है बिल्कुल इसी पे बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। और इसके अंदर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, लास्ट हमारा 11th फॉर्मूला है नीदर ए नॉट बी नॉट सी। सो नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी इंटरसेक्शन नॉट सी, ना तो ए होना चाहिए ना बी और ना सी। मतलब इसका जो शेडिंग पार्ट है वो कौन सा बनेगा, ए बी सी तीनों को छोड़कर बाकी सब कुछ बाहर वाला पार्ट। तो बाहर वाला पार्ट ये जो अंदर का पूरा डिपार्टमेंट रह गया इसको तो हम यूनियन बोलते हैं, और उस यूनियन को अगर मैं पूरे यूनिवर्सल में से माइनस कर दूंगा तो ये मेरे बाहर वाले एलिमेंट बन जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये है मेरे पास में लास्ट 11 फॉर्मूला। तो ये हमारे पास 11 फॉर्मूलाज है जो कि 3 सेट से रिलेटेड हमने बनाए हैं। इन तीनों सेट से रिलेटेड जो हमारे 11 फॉर्मूलाज हैं इन सबको दोबारा ऑब्जर्व करो, दोबारा बनाओ, प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम प्रैक्टिस हमें केवल वेन डायग्राम से सीखना है कि कब कौन सा हमें काउंट करना है, किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है। ओके, सो अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे।